दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव भगवान में। सन 1929 में भगत सिंह जी 64 दिन के आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल वो करते हैं। अंग्रेजों की जो कूटनीतियां थी, जिस तरीके से अंग्रेज भारतीयों के साथ जैसा व्यवहार कर रहे थे, उसको लेकर वो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। हमने उनको नहीं देखा, उनके बारे में सिर्फ पढ़ा है, उनकी कुछ चंद तस्वीरें देखी हैं। लेकिन एक ऐसे महापुरुष आज हमारे बीच में हैं जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने जितना भी आज तक पढ़ा है, कोई इतनी लंबी भूख हड़ताल पर नहीं रहा, खासकर भारत में। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी। और जब भी मैं इन्हें देखता था, बिल्कुल ऐसा लगता था कि आज ये चंद दिनों में हमारे बीच नहीं रहेंगे, लेकिन उस परमात्मा की कृपा इन पर बनी रही और आज भी हमारे बीच हैं। हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, किसानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के बागपत के लूम गांव में आए हैं और पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं, क्योंकि यूपी की धरती पर आए हैं। तो पहले तो आपका स्वागत है सरदार जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। ये जो किसान है, वैसे तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन जब से सरकार बदली है और अच्छे दिनों वाली सरकार आई है, इस तरह की हालत हो गई है। हर जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी हमारे सांवली में भी गन्ने के लिए लगातार धरना होता रहा, 2 साल चला, अभी भी बकाया है। आप क्या सोचते हैं, क्या वो नीतियां जो पहले थी, जो पहली सरकारों की थी या अंग्रेजों की थी, वो जो की तू है? देखिए, उस समय अंग्रेजों ने जो राज किया है ना, उस समय उन्होंने राज किया यहाँ पे उतरकर। आज राज वही लोग ही कर रहे हैं, इनके माध्यम से कर रहे हैं। पॉलिसीज उन्हीं की लागू हो रही हैं। जो आपने किसानों की बात करी है ना, कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, केवल आज नहीं कर रहे हैं, किसान तो बहुत लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। हर बार किसानों के साथ छल हुआ, कपट हुआ। जो अब बड़े हैं इस सरकार के दौर में, उसका एक वजह, बहुत मुख्य वजह ये है कि जब WTO के तहत किसानों की जमीन कारपोरेट्स को देने का एक प्रपोजल है कि ये जमीन कारपोरेट्स के पास जानी चाहिए, यहाँ बड़ी बड़ी फार्मिंग होनी चाहिए, ये जो छोटी फार्मिंग हो रही है 2, 4, 10 एकड़ 20 एकड़ के किसानों की, ये खत्म करनी है। तो फिर यहाँ जोर इस बात पे लग रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मित्रों को कैसे लाभ देना चाहिए। आपने देखा होगा, हमारा रेलवे किधर चला गया, हमारे एयरपोर्ट्स किधर चले गए, हमारी बंदरगाहें किधर चली गई, हमारे खन हमने हमारी कोला माइंस किधर चली गई। सबकी सब एक साइड पे जा रही हैं, एक ही व्यक्ति के हाथ में जा रही हैं। और उसी तरीके से ये जो जमीन भी उनको देने के लिए ये पीछे 3 कानून लेकर आए, सब ये उतावले हैं कि कितनी जल्दी जमीन किसानों से छीनकर हम अपने मित्रों को दे दें, ताकि कल हमारी बारी ना रही, कोई और आ गया, वो अपने मित्रों को देने के लिए ना ये कोई प्लानिंग बनानी शुरू कर दे। और कितना है, तो जो जितनी जल्दी छीनकर अपने मित्रों को देना चाह रहा है, उतनी फिर लड़ाई भी तो ज्यादा होगी। जिनकी कोई छीननी चाहेगा वो ऐसे छीनने नहीं देंगे। इसीलिए लड़ाई, आपने जो पीछे 3 कानून की बात आई थी, वो भी एक जमीन छीनने का षड्यंत्र था और देश के लोगों ने एकजुट होकर उस षड्यंत्र को पछाड़ा और सरकार को पीछे हटना पड़ा और जमीन बचाई। और अब MSP ना देकर, देखिए, लगातार 7 दौर की बैठक हुई हमारी सरकार के साथ। सरकार लाजवाब की गई, हर बार, हर बात पे, हर पॉइंट पे सरकार के पास कोई जवाब नहीं था हमारी बातों का। जब सरकार को ऐसा लगा कि हम गिरते जा रहे हैं किसानों के बीच, हर हाल में इनकी MSP गारंटी कानून हमें देना पड़ेगा, तो वो दूसरी सरकार के माध्यम से उनके साथ साठगांठ करके आंदोलनकारियों को बैठक में बुलाकर, कभी ऐसा नहीं होता बैठक में बुलाकर लोगों को वहां से अरेस्ट किया जाए, और बैठक में बुलाया गया, बैठक में बुलाकर वहां से अरेस्ट किए गए और बाद में किसानों के आंदोलन को खदेड़ा गया। खदेड़ने का भी और तरीका होता है, खदेड़ा जाता है, इधर उधर सामान कर दिया, सड़क खाली करवा दी और वहां से सामान लूटा गया किसानों का, ताकि आगे भविष्य में किसान आंदोलन करने की हिम्मत ना करें, इस सोच से। तो अगर ये सोच आई है तो इसका मतलब MSP देने की बात तो बहुत दूर की बात चलेगी। और एक बात और ध्यान में रखना, सत्यपाल मलिक जी ने किसानों के बारे में एक शब्द बोल दिया और धनखड़ जी ने 1-2 शब्द बोल दिए किसानों के लिए, वो सबका क्या क्या हाल हुआ। इसी बात पे उनका ये हासिल हुआ
कि एक आदमी, उन्हीं की पार्टी का आदमी और देश एक स्टेट का गवर्नर रहा हो और उस आदमी को जाते समय सरकारी सम्मान ना दिया जाए, ये प्रोटोकॉल ही नहीं अडॉप्ट किया गया उसके जाते समय, तो ये क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि आपने किसानों की बात क्यों करी है। इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार किसानों को लतड़ कर, किसानों को पीट कर, किसानों को मार कर, इनकी जमीन छीन कर कारपोरेट्स को देने के लिए उतावली है, और किसान इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारा खनौरी पे चल रहा था, एमएसपी गारंटी कानून मांग रहे हैं, और उसी के लिए अब 25 अगस्त को फिर से हम दिल्ली जाने का मतलब 1 दिन का प्रोग्राम दिया हुआ है, ताकि सरकार ये भ्रम ना पाल ले कि हम किसानों को पीट कर, किसानों को मार कर, किसानों का सामान लूट कर आंदोलनकारियों का हौसला पस्त कर देंगे। वो नहीं हो पाएगा। किसानों के हौसले है वो हर हाल में बुलंद रहेंगे। किसान अपनी लड़ाई लड़ेंगे, भले कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें नजर आ रहा है, हमें दिख रहा है सामने कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है। उनको जिंदा रखने के लिए हमें लड़ना है और लड़ना ही पड़ेगा। कल परसों में 2-3 मैंने लाइनें पढ़ी कि आजाद तो हो गए हम, तो आजाद होके मिला क्या? वही उस समय भी आंदोलन थे, अंग्रेजों के साथ भी आंदोलन थे, वही मारपीट थी, वही लाठीचार्ज था, वही गोलियां थी, अब भी वही है। 750 किसान तीनों बॉर्डर पर शहीद हो गए। जहां धरना दे रहे थे चारों बॉर्डरों पे बैरिकेटिंग कर दी गई, कील गाड़ दी गई, गोलियां बजा दी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, रबड़ की गोलियां मारी गई। फिर उसमें और इस आजादी में क्या अंतर है? आप क्या समझते हैं इससे? नहीं, मैं तो पहले ही बात आपको बोल दी है कि राज उस समय भी उन्हीं का था। उस समय उन्होंने अपने अधिकारी यहाँ भेजकर राज करने का प्रयास कर रहे थे। आज राज उन्हीं का ही है। वो अपना यहाँ पे गोटी फिट करते हैं, यहाँ के किसी आदमी को फिट करते हैं और उसके माध्यम से राज करते हैं, और वो हो रहा है। जब पॉलिसीज उन्हीं की लागू हो रही है, WTO और गैट की जो पॉलिसीज है हमारे देश के पक्ष में, हमारे किसानों के पक्ष में नहीं है। जब गैट पे साइन होने की बात आ रही थी ना जी 1986 के बाद, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके ध्यान में ला दूं। उस समय वर्ल्ड बैंक की हमारा एक अधिकारी ये कह रहा है कि भाई गैट के ऊपर साइन नहीं करने चाहिए। 5 मेंबरों की कमेटी बन जाती है, और जो मेंबरों की कमेटी वो MPओ की कमेटी बनती है इंद्र कुमार गुजराल जी की अध्यक्षता के अंदर। वो कमेटी भी ये सिफारिश कर देती है कि इसके मेंबर नहीं बनना। फिर क्या होता है? फिर क्यों बन गए मेंबर हम उसके? जो वर्ल्ड बैंक का एक पत्र आता है और उस पत्र के माध्यम से ये कहा जाता है कि SP शुक्ला को हटाओ और इसकी जगह पे अनमोल हुड्डा को अपॉइंट किया जाए। अगर भारत सरकार वैसा ही कर देती है तो फिर मान लीजिए सरकार किसकी है? हमारी तो नहीं है। हुक्म तो, आदेश तो ऊपर वालों को, उधर वालों के माने जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार होती तो वो सरकार ये कहती ना कि ये हमारा फैसला, हमारा निर्णय है, ये अधिकारी हमारा है। आपकी क्या 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 मतलब जिम्मेदारी बनती है इसके बारे में कुछ बोलें? और वो किया सरकार ने। इसका मतलब तब भी सरकार, तब उन्होंने यहाँ आकर राज करने का प्रयास किया और उन्होंने बहुत बड़ा खमियाजा भुगता उसका। बड़े बड़े अधिकारियों को लोगों ने गोलियों से मारा, और अब वो सोच रहे हैं कि यहाँ इन्हीं के ही आदमी को पकड़ो और उन्हीं से राज करो और अपनी पॉलिसी लागू करो, और वो पॉलिसी लागू की जा रही है। दिल्ली में कहाँ रहेगा आंदोलन, कहाँ चलेगा? हमारा जंतर मंतर का प्रोग्राम दिया हुआ है, 1 दिन का कार्यक्रम है, तो वो देखते हैं क्या करते हैं सरकार, हमें मतलब परमिशन देती है या नहीं देती, लेकिन हमारा कार्यक्रम तय है, हम करेंगे। दिल्ली में किसानों का फल जा सकता है, सब्जी जा सकती है, किसानों का दूध जा सकता है, किसानों का पानी जा सकता है, किसान क्यों नहीं जा सकता दिल्ली में? किसान कुछ मांगने जा रहा है। जब हमारा दूध जाता वो लुटवाने जा रहा है। जो अब हमारी सब्जी जा रही है वहां लुटवाने जा रहे हैं हम। जब लुटवाने जा रहे हैं तो लूटने वाले उसका इंतजार कर रहे हैं कि आने दो भाई, लूटना है। जब हम उनकी बात करने के लिए जा रहे हैं, हम उनसे कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात करने के लिए जा रहे हैं, तब नहीं जाने देंगे। आपको इस बात की जानकारी है? देखिए, हमारे बच्चे मिलिट्री में, पुलिस में हमारे बच्चे हैं, किसान और मजदूर के बच्चे हैं। तो अगर वो वहां पे लड़ते हैं, बच्चा तो हमारा ही है, हमारा भतीजा है, हमारा बेटा है, हमारा भांजा है,
हम एक ही नस्ल के लोग हैं, वो वहां लड़ता है, शहीद होता है तो वो शहीद है। अगर उसका बाप हो, उसका दादा हो, उसका चाचा यहाँ पे अपने अधिकार की बात कर रहा है तो वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, वो अलगाववादी है, वो देशद्रोही है, उसके लिए ये दिया जाता है। तो ये जो देश का किसान और जवान, उनको एक बार ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि इनके लिए इनका इलाज कैसे करना चाहिए। चौधरी साहब, फसल और नस्ल दोनों खतरे में है। मैं देखता हूँ हर रोज फसलों में कीड़े, पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा है। इधर नस्लों की भी बात हो रही है, रोजगार ठप हो गया है। मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, एमएसपी मिलेगी, एमएसपी थी, है और रहेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या देश जिस तरफ जाना चाहिए था, देश को जितनी उन्नति करनी चाहिए थी, विकसित देशों में आना चाहिए था, आ जाएगा? ये हमें समझना पड़ेगा किसानों को। ये तो उन्होंने कह दिया कि ये तो चुनावी जुमला है। जो 15 लाख रुपए साल के आने थे, वो उसी तरीके का ये जुमला है कि हम किसान की उन्नति करेंगे, किसान को जो है 2 गुनी आमदनी करेंगे। हमें समझना पड़ेगा और हमें अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी पड़ेगी। सर छोटू राम ने आज नहीं, 1931 में नारा दिया था कि भोले किसान 2 बात सीख, एक तो बोलना सीख, क्योंकि किसान बोलता नहीं था। ये तो महात्मा टिकैत की वजह से अब बोलना सीख लिया। और दूसरा, अपने दुश्मन को पहचान। यहाँ दुश्मन ज्यादा हैं, दोस्त कम है। हमारे जो किसानों के नुमाइंदे हैं वो दिन प्रतिदिन सामर्थ्यवान क्यों हो रहे हैं, और किसान रात दिन मेहनत करते हुए दलदल में क्यों फंसता जा रहा है? वो सब सरकार की किसान विरोधी नीति और अपने स्वार्थ की नीति के कारण ये सब हो रहा है, और हम उनकी उन चालों में फंसते जा रहे हैं। हमें हिंदू और मुस्लिम में बांटा जा रहा है, हमें सनातनी, देशद्रोही, आतंकवादी में बांटा जा रहा है।